हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्टर यूके ट्रिपल एससी के फॉरेस्टर एग्ज़ाम की 18 जुलाई 2021 के क्वेश्चन पेपर को। तो 25 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो आज हम लोग आगे की 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डैश होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वर्क डन कब जीरो होगा, किस एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल होगा जब वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ डॉट डी। तो यहाँ से वर्क डन निकल के आ गया एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर थीटा यानी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो यहाँ से वर्क डन हमारा निकल के आ जाएगा एफ टी इंटू ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो। तो हमारा जो किया गया कार्य है, वर्क डन है, वो कब ज़ीरो होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है कि जब एक पोर्टर, एक कूली सर पे भारी बोझ उठा के चल रहा होता है आगे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ हो रहा है। तो बीच का एंगल कितना निकल के आ गया? 90 डिग्रीज। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो वर्क डन होगा, है ना, शून्य कार्य किया जाएगा। तो वर्क डन जीरो होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडिफाइड स्लेडेन एंड शॉन्स हाइपोथेसिस टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। तो स्लेडेन और शॉन की जो हाइपोथेसिस थी सेल थ्योरी को लेके, उसको किसने मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दिया था? वो किसने दिया था? वो दिया था रूडोल्फ वर्चाउ ने, ठीक है। रूडोल्फ वर्चाउ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी। पृथक ध्वनि गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको इको सुननी है तो ऑब्स्टिकल से साउंड सोर्स की दूरी, डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर्स होनी चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो इको सुनाई नहीं देगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 17.2 मीटर्स। नेक्स्ट है, द नेम सुनामी मीनिंग हार्बर वेव वॉज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सुनामी जिसका मतलब होता है हार्बर वेव या बंदरगाह तरंगे, वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो लिया गया है जापानीज से, ठीक है। जो सुनामी जो टर्म है वो कहाँ से आता है? जापानीज से, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स या बंदरगाह तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आयोग ने ड्रॉप कर दिया था, विच इज़ द इंडिया 42nd एंड मोस्ट रिसेंट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इंडिया का 42nd वेटलैंड पूछ रहा है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोकर वेटलैंड। सोकर वेटलैंड लद्दाख में ये है। सोकर वेटलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये सिचुएटेड है, सोकर वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ इलीगल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्स कन्वेंशन, CITES साइट्स कन्वेंशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, इंटरनेशनल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, साइट्स कन्वेंशन, ठीक है। तो साइट्स कन्वेंशन जो है वो इलीगल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइट्स। नेक्स्ट है, द गैस इन अ रेफ्रिजरेटर कॉजेज कूलिंग ऑन एक्सपेंशन बिकॉज। तो रेफ्रिजरेटर में गैस के एक्सपेंशन से, विस्तार से कूलिंग इफेक्ट, शीतलन पैदा होता है क्योंकि हीट ऑफ द गैस इज लॉस्ट एज वर्क इज डन बाय द गैस। तो जो गैस है वो एक्सपेंशन में जैसे जैसे काम करती है, वर्क डन करती है, तो उसकी जो हीट होती है वो क्या हो जाती है? और उसका हीट लॉस हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CH3OCH3? CH3OCH3 का कॉमन नेम क्या होता है? CH3OCH3 का कॉमन नेम होता है डाइमिथिल एथर। डाइमिथिल ईथर कॉमन नेम होता है CH3OCH3 का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डाइमिथिल ईथर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? कौन सी क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी, वेग। जो वेग होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके, जबकि बाकी के जो ऑप्शन है जैसे मास, डेंसिटी और स्पीड, इनमें केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था आयोग ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट? इनमें से किस डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है? यानी कि निम्न में से किस दोष को ऊष्मागतिक दोष के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि रस समीकरणमितीय दोष। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को जाना जाता है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अर्थ वायर दैट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउस होल्ड्स? घरों के पास में जो अर्थिंग के लिए जो वायर जुड़ी होती है उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि घरों के पास गहरे भूतल में धातु की प्लेट से जुड़े भूतार के इंसुलेशन का, यानी विद्युत रोधन का, बाहर की जो लेयर होती है इंसुलेशन के लिए लगाई जाती है, उसका कलर क्या होता है? तो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था यूकेएसएससी ने। तो ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड? तो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा जो है पीढ़िया, उन्हें किस कुल में रखा गया, किस फैमिली से आती है? तो उनकी फैमिली होती है सोलेनेसी। करेक्ट आंसर है सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला? आपसे मिरर फॉर्मूला का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/u + 1/v = 1/f, जहाँ पे u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, v है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और f है फोकल लेंथ। u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और f जो है वो फोकस दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी, विकासवाद के सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो है वो डार्विन के इवोल्यूशन की थ्योरी की प्रमुख अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज फाउंड इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में निम्न में से किस प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं? तो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं पंपास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपास। जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था आयोग ने। हाउ मैनी सोडियम आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू अ सोडियम पोटेशियम पंप? एक सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से कोशिका झिल्ली में कितने सोडियम आयनों का वहन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सोडियम आयन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज फॉर रिएक्शन देन? किसी अभिक्रिया के लिए यदि Kc का मान बहुत अधिक होता है तो करेक्ट आंसर है द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू नियरली कंप्लीशन, अग्र अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस? तो वही पूछ रहा है कि अपना डिस्टेंस ओवर टाइम पूछ रहा है। तो वो क्या होती है? तय की गए कुल पथ की लंबाई जिसमें गति होती है और समय के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो डिस्टेंस ओवर टाइम, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग ऑल द एलिमेंट्स कार्बन शोज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ केटेनेशन बिकॉज? सभी तत्वों में कार्बन की श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि
जो कार्बन के CC बॉन्ड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई होती है, CC आबंध की सामर्थ्य उच्च होता है, इसीलिए कार्बन जो है वो श्रृंखलन यानी केटिनेशन की सबसे अधिक क्षमता मैक्सिमम कैपेसिटी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का प्रकृति इनमें से क्या होती है? तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो करेक्ट आंसर है ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था। द रिडक्शन ऑफ एन एल्केन टू एल्कीन यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट रिजल्ट्स इन। तो लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्काइन के एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? होता है सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या हो जाता है? सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं का समकक्ष जोड़ मिलता है। ये क्वेश्चन भी आयोग ने ड्रॉप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज जॉइंटली गवर्नड बाय WHO एंड। तो जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है ये संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो उसमें WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO संयुक्त रूप से इसे क्या करते हैं? गवर्न करते हैं इस बॉडी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलके कोडेक्स एलिमेंटेरियस को चलाते हैं, शासित करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी वायुजीवी जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित और विकसित होते हैं, उन्हें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीजन के बिना वातावरण में जीवित रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिज्म में, एनवायरनमेंट में, उन्हें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ह्यूमन हार्ट दैट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट ऑन एन एवरेज। तो आपको गिवन है कि मानव हृदय की आपको आवृत्ति बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, जो 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है। तो आपको गिवन क्या है कि एक मानव हृदय 60 सेकेंड्स में यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 75 टाइम्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 75/60 टाइम्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। ठीक है, टाइम्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो आपसे 75 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1.25 टाइम्स पर सेकेंड या फिर 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी करेक्ट मिल जाती है 1.25 हर्ट्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25 हर्ट्ज। तो ये थे 25 क्वेश्चंस 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।